बच्चों, मैं प्रिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका हमारे ब्यूटीफुल से सुंदर से चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का L21 जो चल रहा है हमारा एनिमल किंगडम, जो कि प्राणी जगत है और बहुत बड़ा जगत था और इस जगत में आप खो ना जाए, इसीलिए इसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग स्तनधारी यानी कि मैमेलिया की बात करने वाले हैं, यानी फाइनली हमारी बात करने वाले हैं क्योंकि हम आते हैं मैमेलिया के अंदर। चलिए, क्या है स्तनधारी? तो देखिए, आते ही आपके लिए एक खतरनाक सा जो है सेलिब्रिटी लेकर आई हूँ, जो आप शायद सोचेंगे नहीं कि ये भी हमारे ही ग्रुप के हैं, हमारे ही साथी हैं, मतलब मैमेलिया के अंदर आते हैं। साइंटिफिक नेम ज़रा देख ले इनका नाम है टेरोपस। बैट, चमगादड़, ठीक है, बढ़िया से देख लीजिए इनको। अब आते हैं सामान्य लक्षणों पर। इनको देखकर सामान्य लक्षण न लिखे वरना घूम जाओगे, क्योंकि इनके सामान्य लक्षण छुपे हुए हैं, ये छुपे रुस्तम है। स्तनधारियों का अध्ययन मैमेलोलॉजी में किया जाता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखा है, और किसी की शाखा मैंने नहीं बताई थी, लेकिन क्योंकि हम स्तनधारी हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्टडी किसके अंदर की जाती है। विश्व में स्तनधारियों की लगभग 4500 जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं और फॉसिल्स का तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, आ जाइए अब सामान्य लक्षण जब हम बात करते हैं तो पहला सामान्य लक्षण है ये अधिकांश स्थलीय समतापी है। इसको बहुत बार समझा चुकी हूं कि ये होमियोथर्मल है, यानी कि इनका टेम्परेचर जो है बाहरी वातावरण से बदलता नहीं है, एज इट इज रहता है। जो भी है, जितना चमगादड़ का है उतना ही रहेगा, जितना आपका है उतना ही रहेगा, चाहे बाहर जो है वो बर्फ ही क्यों ना गिर जाए, और नहीं रहेगा तो आप उसे रखने के लिए ओढ़ा ओढ़ी करोगे। ठीक है, या नियत तापी है, दोनों ही बातें सेम ही है। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ में विभक्त होता है। अब आप बोलेंगे हमारी पूंछ नहीं है, ये जनरल कैरेक्टर है, इनके एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे, और हम में भी पूंछ हुआ करती थी जब हम बंदर रहा करते थे। और इसका क्या प्रूफ है ये आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि हमें हमारी जो वर्टिबल कॉलम है वहाँ पे अभी भी 1-2 बोन्स ऐसी है, ये बताती है कि कभी हमारे अंदर पूंछ अभी अवशेषिक रूप से है, मतलब अब रिड्यूस फॉर्म में है, वो दिखती नहीं है लेकिन हुआ करती थी, ये बताती है हमें। ठीक है, और अगर आपने भ्रूण देखा हो, जब मैंने आपको बताया था कि मानव भ्रूण जो है वो कुछ ऐसा बना के बताया था कि उस पे गिल्स होते हैं, तो मैंने बताया था यहाँ पे गुदा है और ये हमारी टेल है। तो जीवन की किसी अवस्था में हम में टेल हुआ करती है। ठीक है, तो आप बंदरों से आए हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, सारी रिसर्च खत्म हो चुकी है और ये परमानेंटली सिद्ध हो गया है कि आप बंदरों से आए हैं। इसीलिए कई बार हमारी शक्लें बंदरों जैसी दिखती है, शायद मेरी भी दिख रही हो। चलिए, कई को लगता है कि इसकी शक्ल तो मंकी जैसी है, हाँ हो सकता है, कोई गलत बात थोड़ी ना है। चलिए, तो सिर, ग्रीवा, धड़ और पूंछ में विभाजित है। सबको एक एक याद कर लें, खुद को याद कर लें। मैं दिख ही रही हूँ आपको, 2 पैरों वाला जानवर, मैं भी मैमेलिया, आप भी मैमेलिया, हम सब मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। इनके शरीर पर रोए मतलब वही कुछ फर हो सकते हैं, है ना भाई। रोए का मतलब वही, जैसे बकरी में आप देखेंगे, गाय में देखेंगे, तो उनके बालों को बाल नहीं कहते क्योंकि वो एक्सेसिव बाल है ना, फर होते हैं वो। तो फर है, बाल है, या तो संपूर्ण शरीर पर होते हैं या फिर कुछ विशेष भागों में ही सीमित रहते हैं। ठीक है, इस बैट में तो दिख ही रहे होंगे आपको बाल, आपके ऊपर भी है ना, भले ही कम है, लेकिन बंदरों जैसे नहीं है लेकिन है। ठीक है, और कई में तो पूरे शरीर पर होंगे, जैसे हमारे भी पूरे शरीर पर है, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें आपको कहीं दिख जाएंगे, जैसे इसके पंखों पर बाल नहीं है, इसके सिर्फ बॉडी पर बाल है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट कहानी यह है कि शिशुओं का पोषण करने के लिए मादा में स्तन ग्रंथियां, जिसको मेमरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उपस्थित है, और यही हमें मैमेलिया बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि आप में मेमरी यानी कि
क्या होनी चाहिए, स्तन ग्रंथियां होनी चाहिए। वही मैमेलिया, नाम ही उसी से पड़ा हुआ है, मेमरी ग्लैंड से मैमेलिया, कि आप में क्या होनी चाहिए, मेमरी ग्लैंड होनी चाहिए। तो आप मैमेलिया के सदस्य हैं और शिशुओं को पोषण कराते हैं, मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो अपने आसपास आप जितने भी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, सबके फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। जो जो आपने देखे हैं वो तो देखे ही हैं, जो ना देखे हैं वो मैं बता दूंगी। गाय, भैंस, बकरी, शेर, जो रैबिट है, और जितने भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी किसमें आते हैं, मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। जिसका आपको अंदाजा नहीं था वो मैंने बता दिया कि जो है चमगादड़ भी वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मैमेलिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम इसमें तो ये कैरेक्टर नहीं है। देखो, सामान्य कैरेक्टर में कुछ होते हैं मेन कैरेक्टर, जैसे मेमरी ग्लैंड है, ये मेन कैरेक्टर है। अब ये जिसमें भी होगा उसको हम मैमेलिया में रख देंगे। हालांकि 2-4 और कैरेक्टर होंगे उसमें, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे कैरेक्टर सब में हो। जैसे पूंछ वाला हम में नहीं है, लेकिन हम में मेमरी ग्लैंड है, हम में बाल हैं जो अभी हमने पढ़े, हम भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, पेरेंटल केयर करते हैं। तो 1-2 कैरेक्टर मिस हो सकते हैं, तो ऐसा ये नहीं है कि आप उसको किसी और ग्रुप में डाल दो। अगर आज उसके मैक्सिमम कैरेक्टर जिस ग्रुप से मिलते हैं उसमें उसको डाला जाता है। ठीक है, हाँ, ये जो आपको पता नहीं होगा ये भी आपको बताना है। इनकी त्वचा मोटी और जलरोधक होती है। जिसमें आपकी त्वचा है जलरोधक है, ऐसा तो नहीं है कि आप पानी में रहते हैं तो पानी अब्जॉर्ब कर करके ऐसे कप्पा हो जाते हैं, नहीं होते ना। आपकी पानी अगर गिरता है तो वो थोड़ी देर में बह जाता है या चला जाता है। ठीक है, कुछ मात्रा में अवशोषित हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। मोटी होती है, जलरोधक होती है। इनमें अनेक ग्रंथियां, जैसे स्वेद ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स, जिससे हमें पसीना आता है, हमारी त्वचा के नीचे होती हैं स्वेद ग्रंथियां जिससे पसीना आता है। बाकी एनिमल्स में, मतलब जितने भी मैमल्स हैं उनमें भी होती है, जो पसीने का स्त्रावण करके ताप नियंत्रित करती है। क्या काम है इनका, पसीना क्यों आता है, इसीलिए आता है। एक तो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है, साथ में क्योंकि हम नियत तापी हैं, मतलब हमारा टेम्परेचर सही रहना चाहिए, तो गर्मी में हमें पसीना आता है ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, अंदर वाला ज़्यादा गर्म ना हो जाए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है ना। और सर्दियों में भी नियत तापी होते हैं, हम कुछ ओढ़ पहन लेते हैं तो आप देखा होगा बॉडी टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहता है। और नहीं भी ओढ़ेंगे तो आपकी बॉडी में आपको बार बार टॉयलेट आएगी, पानी पियोगे, वो टॉयलेट आना भी क्या है, एक ताप नियंत्रण की यूनिट होती है। ठीक है, सहायक होती है। तथा तेल ग्रंथियां भी होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ऑयली दिखती है। जब आप सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि जब एडल्ट बनने वाले होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें ज़्यादा पिंपल्स आते हैं श्वेत ग्रंथियों की वजह से, तो इसको बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड, जिसमें स्रावित तेल बालों को चिकना और जल रोधक बनाता है, उपस्थित होती है। इनकी बात बता रहे थे हम। ये है डॉल्फिन्स। ठीक है, डॉल्फिन्स तो इंग्लिश में तो डॉल्फिन ही है, साइंटिफिक नेम जो है इसका डेल्फस है। ये फॉरेनर डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है। कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे तो कुछ कुछ नाम बताएगा आपको अलग अलग, क्योंकि कई ऐसी स्पीशीज है जिनको हम फॉरेन वाले स्पीशीज को अलग साइंटिफिक नेम दे देते हैं और इंडियन स्पीशीज को अलग साइंटिफिक नेम दे देते हैं। तो फॉरेनर स्पीशीज जो डॉल्फिन है उनको हमने डेल्फस बोला है साइंटिफिक नेम, वैसे इनका इंग्लिश नाम डॉल्फिन है। ठीक है, लेकिन जो इंडियन डॉल्फिन है, अब आप बोलेंगे इंडिया में भी डॉल्फिन होती है, हाँ होती है, अभी देखते हैं उसके बारे में, आएगी, अभी इंतजार करो, वो फेमस है, इंडिया की है ना भाई, फॉरेनर तो क्या है, ऐसा ही है। इंडिया वाली को थोड़ा सा स्पेशल एंट्री करवाएंगे, जो शो स्टॉपर होते हैं वो बनाएंगे उन्हें, इसको हवा जाने दो। तो ये क्या है, ये मैमेलिया है, आज ये याद कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें भी मेमरी ग्लैंड होती है, ये भी बच्चे देती है, अब दूध पिलाती है। बाल अगर आप चाहते हैं होंगे बाल, इसमें है, इसमें भी ये तेल ग्रंथियां सेबेशियस ग्लैंड है। हाँ, हाथी भी हमारी ही कैटेगरी में आता है। हाथी को अगर आप देखेंगे पास से तो उसकी स्किन पे भी दूर से तो नहीं दिखते लेकिन बाल होते हैं। ठीक है, हाथी भी वहीं आता है। दांत भी हैं इसके, बड़ा खिलखिला रही है, देख ही रहे हो आप। चलिए
अब कुछ डॉल्फिन समुद्री इलाकों में भी रहती हैं, कुछ फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ पानी में भी रहती है, तो दोनों जगह रहती है, लेकिन मैक्सिमम डॉल्फिन जो है वो समुद्री इलाकों में मिलते हैं। और ये भी सुना है कि ये इंसानों से बड़ा फ्रेंडली होती है, भाई उसको पता है ये भी मैमेलिया, मैं भी मैमेलिया, तो थोड़ा सा उसका कोऑर्डिनेशन, उसको इतनी समझ है कि हमको एक ही ग्रुप में रखा है तो हमारी दोस्ती पुरानी है। इसकी कपाल गुहा अधिक बड़ी होती है, ठीक है, जो हमारे हैं, हम में स्कल है इसीलिए हमें क्रेनिएटा में रखा हुआ है। तो हमारा जो दूसरे एनिमल्स थे पहले वाले जो अविकसित थे क्रेनिएटा में भी, एम्फीबिया पड़े, रेप्टाइल, उनके कंपैरिजन में हमारी जो कपाल है यानी क्रेनम है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा दिमाग भी बहुत बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा ही चलता है। इनमें दांत गर्त दंती, जरा इसको नोट कर ले, विषम दंती यानी कि हेट्रोडोंट, और द्विबार दंती यानी कि डाइफोडोंट कहलाते हैं, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। क्या है ये चीज, मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे जो दांत है ना, अगर आप देखेंगे तो एक तो स्किन दिखती है आपको पिंक कलर की ऐसी, है ना, ये पिंक कलर की, उसके अंदर जो दांत है वो फिट रहता है, और वो फिट ऐसे रहता है, मतलब गर्त में रहता है, एक गड्ढा होगा उसके अंदर हमारे दांत जो हैं वो फिक्स रहते हैं। कभी किसी का दांत टूटता है तो देखा होगा नीचे ऊपर वाले पार्ट के साथ एक नीचे वाला अलग सा हिस्सा निकलता है ऐसा तीखा तीखा, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो गर्त में है ना, ये स्किन के अंदर कैविटी बनी हुई है, इसके अंदर दांत फिट है, जिसको हम बोलते हैं थीकोडोंट। डोंट का मतलब टिथ, थीको का मतलब गड्ढा। विषम दंती यानी हेट्रोडोंट है, मतलब सारे दांत हमारे एक जैसे नहीं है। पढ़ा होगा आपने इंसिजर्स, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। तो ये जो है हमारे दांत कैसे हैं, मैंने बनाए भी विषम दंती है, ये अलग अलग शेप और साइज के हैं ये। और तीसरा द्विबार दंती यानी कि डाइफोडेंट जो होते हैं, डाइफोडेंट के हमारे जीवन की अवस्था में हमारे 2 बार दांत आते हैं, है ना। पहले जो जन्म से आ जाते हैं, साल भर के होते हैं बच्चे तो दांत आना शुरू हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे मिल्क टिथ, और उसके बाद जिसको प्राइमरी टिथ भी कहते हैं, उसके बाद वो दांत टूट जाते हैं और एक परमानेंट टिथ आते हैं। ये सब कहानी सबको पता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं द्विबार दंती या डाइफोडेंट। तो ये आप चीज ध्यान रखेंगे भाई। हमें बोल रही हूँ इसका मतलब पूरे मैमल्स में, क्योंकि अब हम मैमल्स में आ गए ना। ग्रीवा कशेरुकी, ग्रीवा कशेरुकी यानी कि सर्वाइकल वर्टिबल, जो हमारी वर्टिबल कॉलम है उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा हुआ है, हेड वाली, फिर थॉरेक्स वाली, फिर चेस्ट एरिया में जो आती है, फिर है ना वो कोकाई और सेरेब्रल, बहुत सारी है हड्डियां। पढ़ोगे कशेरुकी दंड तब पता चलेगा। तो हमारी जो ग्रीवा कशेरुकी है उनकी संख्या जो है स्तनियों में 7 होती है, ये फिक्स है सारे मैमल्स में। तो अब जैसे आप बोलोगे कि भाई ये तो कुछ डॉल्फिन तो मैमल जैसी कहीं से भी नहीं दिख रही, तो एक तो इसमें मेमोरी ग्लैंड है, प्लस हम ये भी देखते हैं कि ये सब में 7 होनी चाहिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो मैमल को मैमल बनाता है, ठीक है। तथा पाद 5 उंगली युक्त या पेंटाडेक्टाइलस होते हैं, दिख ही रहे होंगे 5, और नहीं तो किसी से चाटा खाने के बाद अगर 5 उंगलियां छप जाए तो देख लेना। किंतु ये अनेक प्रकार के रूपांतरित व विशेषीकृत होते हैं, ये बात नोटिस करें। अभी आप बोलोगे मैम डॉल्फिन के तो कहाँ 5 उंगलियां दिख रही है, तो इसीलिए ये लाइन लिखी है कि रूपांतरित या विशेषीकृत होते हैं। और मैं आपको समझाती हूँ, जो पहला बैट वाले जो लेके आए ना पिक्चर, वहां से समझाती हूँ। देखो अब जरा इसको, इसके पंख है। अब आप बोलोगे ये तो पक्षी होना चाहिए, है ना, लेकिन पक्षियों के पंख की हड्डियों में और मैमल्स के पंख जो हड्डियां हैं उनमें डिफरेंस है। पहला तो ये ठोस हड्डियां हैं, हमने कहा था कि एविज में लाइटर और खोखली होती है बात। अभी हमने कहा कि पेंटाडेक्टाइलस होती है हमारी उंगलियां, तो ये हमें कैसे पता चला कि ये इसके अग्रपाद है या फोरलिम्स है? इसकी हड्डियों से। देखो इसकी उंगलियां 1 2 3, अब ये पीछे चला गया वरना इसमें 5 है, एक ये यहाँ पे दिख रही होगी, चौथी और एक और होती है, 5 होती है जो इधर साइड में चली गई है। ऐसे ही शायद हाँ यहाँ दिख रही है एक, ये वाली एक आपको ऊपर दिख रही होगी, ये 1 ये 2 3 4 और एक ये छोटी वाली जो यहाँ पे दिख रही है। अभी रेस करके और देख लो अच्छे से, ठीक है।
दो तो ऊपर दिख रही, 3, 4 और एक ये बाहर निकली हुई 5, और एक ये रे टेट्रापोडा है तो पीछे वाले पैर भी होंगे। तो इससे हमें पता चला कि ये पेंटाडेक्टाइलस है। ऐसे डॉल्फिन की भी जब अंदर हड्डियां देखी गई तो उसमें 5 उंगलियों जैसी हड्डियां दिखाई दी, भले ही वो बाहर से मछली जैसी है लेकिन उसमें 5 है। मछली में ऐसी हड्डियां नहीं होती अंदर 5, है ना, मछली के पंख में नहीं होती है। ये डिफरेंस बताता है भाई, बहुत गहन अध्ययन की जरूरत होती है। ऐसे ही नहीं कि अच्छा मेमोरी ग्लैंड है तो मेमोलिया में रख दो, अच्छा ये तो मेमोली जैसा दिख रहा है तो रख दो। बहुत चीज़ें हैं जो स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो आपने पढ़ा है कि पहचान की जाती है उसकी, है ना, फिर उसका वर्गीकरण देते हैं और जातीय वृत्तीय अध्ययन भी करते हैं। एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, जो परिभाषा बताई थी मैंने जीव विज्ञान की सबसे फर्स्ट वाली क्लास में, कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है कि हम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल तीनों चीज़ों से क्लासिफिकेशन करते हैं। खाली बाहरी आकार की या उसको देखकर नहीं, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी को, उसकी कारिकी को देखकर भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, इनका देह हुआ एक लचीली क्षैतिज पर्दे तंतुपट्ट, जिसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम द्वारा वक्ष गुहा और उदर गुहा में विभाजित होती है। ठीक है, जो ऊपर वाला हमारा वक्ष है और हमारे बॉडी भी क्या है, सेगमेंटेड है, ये हेड है, ये थोरेक्स है, वक्ष है, फिर उदर भाग है और फिर निचला वाला लोअर रीजन है जिसको एब्डोमेन में ही काउंट कर लेते हैं, पेल्विक रीजन, श्रोणी भाग जिसको कहते हैं। तो हमारे उदर भाग और ऊपर वाला जो वक्ष भाग है उसको अलग करने के लिए हमारे बीच में एक डायफ्राम लगा हुआ है, एक पतली झिल्ली समान संरचना लगी है जो जनरली श्वसन में काम आती है। साथ में ये हमारे ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को अलग करने का काम भी करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेमेलिया का। ठीक है, इनके 4 कक्षीय होता है, इनका जो हृदय है वो 4 कक्षीय है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ये हृदय के कक्ष तो आपको सबके अलग अलग याद रखने हैं, किसमें कितने हैं। ये जंतु यूरिया उत्सर्जी होते हैं, यानी कि यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं, सॉरी यूरिक बोल दिया मैंने, यूरिक तो एविज में आएगा जो सॉलिड होता है। हम यूरिया उत्सर्जन करते हैं जो हमारा यूरिन है जिसको हम कहते हैं। स्तनधारी एकल लिंगी जंतु होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल है, नर व मादा दोनों अलग अलग होंगे, जिसी को ही हम डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, यानी द्विरूपता कहते हैं। निषेचन आंतरिक है, मतलब नर व मादा में फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा और नर जो है वो स्पर्म मादा के शरीर में ट्रांसफर करेगा, वहीं पर क्या होगा, निषेचन होगा, अंदर मादा के शरीर में निषेचन होगा। बात कर लेते हैं स्पेशल कैरेक्टर जो है प्रोटोयूथीरिया। अब यह चाहे तो आप याद रखें क्योंकि मेमेलिया को भी आगे क्लासिफाई करते हैं, प्रोटोयूथीरिया, यूथीरिया, मेटायूथीरिया, है ना, मोनोट्रिमा, ऐसे बहुत सारे हैं। वो हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना नहीं है, लेकिन जस्ट हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है। आप चाहें तो इसको न याद रखें, सिर्फ एनिमल का नाम याद रख लें। प्रोटोयूथीरिया के अतिरिक्त सभी स्तनधारी जरायूज होते हैं, यानी कि विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या है, ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायूज कहते हैं या जरायूजी कहते हैं। ठीक है, विविपेरस। जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, ये तो आपने 6th-7th में ही पढ़ लिया होगा, ओविपेरस कहते हैं। और जो दोनों देते हैं, अब दोनों का क्या मतलब हुआ, ऐसे जीव जो बोलते हैं कि अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं और फिर बॉडी के बाहर आने के बाद बच्चा फुल्ली डेवलप होता है, तो उसको हम ओवोविविपेरस भी बोलते हैं, है ना। और एक सजीव प्रजक्ता भी पढ़ा है आपने जो ब्रायोफिल्लम में होता है कि पत्ती के ऊपर ही जो है वो क्या हो जाता है, नया पौधा उग जाता है। ऐसा सजीवों में देखने को नहीं मिला, मतलब जंतुओं में देखने को नहीं मिला। तो ये कैसे हैं, विविपेरस है, ये बच्चे पैदा करते हैं। भ्रूण, गर्भनाल या प्लेसेंटा सुना होगा आपने, हमें मानव के केस में कि जो बच्चा है वो फीमेल के प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है और वहीं से उसको पोषण प्रदान होता है। तो इनमें भी, सब में, द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। ये जो है, यही है वो प्रोटोयूथीरिया के मेंबर। जो प्रोटोथीरिया है, ये जो है ये मैमल है, इसमें भी बाल है, इसमें भी मेमोरी ग्लैंड है, इसमें भी वो पेंटाडक्टाइलस हैं। इसका मैं नाम बता देती हूँ आपको, ये है एकिडीना। ठीक है, क्या नया नाम है इनका,
एकिडीना। अब ये देखने में भले ही आपको लग रहा हो साइंटिफिक नेम है, पर ये साइंटिफिक नेम नहीं है, ये इंग्लिश नेम है एकिडीना का। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टैकीग्लोसस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनी आंट ईटर भी बोलते हैं। स्पाइनी आंट ईटर कहाँ लिख दूं? ये क्या खाता है? वही नाम से लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं? चींटियां खाता है। ये जो इसकी ये आपको चोंच जैसी संरचना दिख रही है ना, ये वो मिट्टी वाले बिल नहीं होते चींटियां बनाती है जो, या गड्ढे के अंदर भी चींटियां होती है, तो ये अपनी चोंच घुटा के ऐसे सक करता है, सारी चींटियां जो है इसके मुंह में आ जाती है और ये खा जाता है। ठीक है, तो ये स्पाइनी आंट ईटर इसके दिख रहे होंगे। आपने इसको परक्यूपाइन भी पढ़ा है ना, वो जोहू चूहा जिसको कहते हैं, परक्यूपाइन, वही है ये। स्पाइनी आंट ईटर है और इसके ऐसे ऐसे बाल होते हैं छोगे से, ये बाल ही हैं इसके, और क्योंकि ये जैसे कांटे जैसा लग रहा है इसीलिए इसको स्पाइनी आंट ईटर कह देते हैं। क्या क्या उदाहरण है वो और देख लेते हैं। इनमें पैतृक संरक्षण पाया जाता है, जो पहले भी हम समझ चुके हैं, और इंसान आप देख ही रहे हैं अपने बच्चों को अच्छे से रखते हैं। गाय भैंस बकरियां सभी अपने बच्चों को ले लेकर घूमती है जब तक वो विकसित नहीं हो जाते। प्लेटिपस क्या है? प्लेटिपस मैं अभी आपको दिखा दूंगी उसका साइंटिफिक नेम जो है, ये भी इंग्लिश नेम है, साइंटिफिक नेम उसका ऑर्निथोरिंकस से अभी आएगा। खरगोश भी उसी में आता है, गिलहरी भी, और मुझे तो आप देख ही रहे हैं, तो मैं भी इसी में आती हूँ। आ जाइए अब फोटोग्राफ की तरफ ले लेते हैं। ये है वो प्लेटिपस जो हम अभी देख कर आए हैं। ये पानी में रहता है और ये क्या करता है, पानी के अंदर जो श्रिम्प होते हैं, श्रिम्प क्या है? एक छोटी मछलियों जैसी चीज़ें हैं, और बाकी जो छोटे मोटे प्रोटोजोआ हैं, है ना, छोटी मछलियां हैं, उन्हीं को खाता है ये। प्लेटिपस नाम है इसका, इंग्लिश नेम प्लेटिपस, और साइंटिफिक नेम मैंने अभी कहा ऑर्निथोरिंकस। ठीक है, ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस इसका साइंटिफिक नेम है। आ जाइए, प्लेटिपस बड़ा खूबसूरत है ये, और दिख रहे हैं आपको बाल, और ये देखिए इसकी 5 उंगलियां, मतलब बाहर से तो ये ऐसा दिख रहा है लेकिन इसमें भी 5 उंगलियां हैं। इसकी चोंच है ऐसी डक जैसी, इसको डक बिल भी बोलते हैं, इसीलिए नाम याद आ गया। इसको कॉमन नेम जैसे उसका स्पाइनी आंट ईटर है, इसको डक बिल भी बोलते हैं। बेटा मैं ये जो बोलती हूँ वो लिख लिया करो, क्योंकि फिर क्या है आप बाद में डाउट ग्रुप में आकर मैम, क्योंकि हर बोली हुई चीज़ यहाँ पे लिख दें ऐसा पॉसिबल नहीं, कुछ चीज़ें आप नोट करते जाया करो साथ में, क्योंकि पढ़ा दिया होता है मैंने, फिर आप पूछते हो मैम ये क्या है। चलिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये हमने देखी थी, ये फॉरेनर है भाई, ये विदेशी डॉल्फिन्स है। ये है हमारी इंडियन डॉल्फिन्स। कहाँ मिलती है इंडियन डॉल्फिन्स? गैंगेटिक रिवर में, यानी कि गंगा की जो सहायक नदियां है, जैसे ब्रह्मपुत्र है ना, पंजाब साइड जो गंगा की ब्रांचेज है ब्रह्मपुत्र वगैरह, वहाँ पे रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि जो पंजाब की जो गंगा की शाखाएं हैं, पंजाब में जो नदियां हैं, उसमें डॉल्फिन देखी गई है। इसके अलावा नेपाल वगैरह में भी मिलती है, पर हम प्रॉपर इंडिया की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वगैरह, कावेरी वगैरह में जो है वो मिलती है, क्योंकि ये सब गंगा की ही ब्रांचेस कही जाती है। तो इसका साइंटिफिक नेम अलग है, पैलेनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, उसी के नाम पे रखा हुआ है क्योंकि ये गंगा की रिवरों में ही मिलती है। और थोड़ी सी देखा होगा आपने, क्योंकि ये फॉरेनर है तो गोरी है और ये इंडियन है तो काली है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंट भी है इनमें फॉरेनर वाली और इसमें, इसलिए फिर इसको साइंटिफिक नेम जो है वो अलग दिया हुआ है। और एक और जो आप शायद सोचे ना, क्योंकि ये बहुत, देखिए उन्हीं के साइंटिफिक नेम और उन्हीं के पिक्चर्स में यहाँ पे बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं और जो कंपटीशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। सब तरीके से देखकर ही मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको जैसे बैट, किसी को शायद पता नहीं हो कि वो भी मैमेलिया या मतलब हमारे अंतर्गत आता है। बाकी तो गाय भैंसों के चित्र यहाँ पे डायग्राम लगा सकती थी मैं, लेकिन वो वही आप ये चीज़ें तो शायद समझ सकते हैं। ये इतनी चीज़ें जैसे ये पूछने वाली, क्योंकि इसी पर अगर आप नीट के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ पे ये गंगेटिक रिवर, प्लेटिपस, स्पाइनी आंट ईटर यही मिलेगा।
और वहाँ पे ऐसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आते, या ऐसे मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं कि 4-5 संघों का कोई एक टेबल बना के दे दी और कहा ढूंढो। जैसे जो बच्चे होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे उनको पता चल जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और अभी तक पता चल रहा होगा कि क्यों मैं इनको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ, जबकि एनसीईआरटी में तो एक पैराग्राफ दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी के उस पैराग्राफ से तो शायद पीछे के जो बुक के क्वेश्चन है वो भी कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें इसको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। ये जो कि क्या है, ब्लू व्हेल जिसको आप कहते हैं, या नॉर्मली जिसको हम व्हेल कहते हैं, ये मछली नहीं है, ये भी मैमेलिया है और इसका नाम है बैलेनोप्टेरा। ठीक है, अब इसकी स्पीशीज हो सकती है बहुत सारी, हम सिर्फ जीनस का नाम लिख रहे हैं। ये शार्क तो फिशेज में आती है, वेल जो है वो किस में आती है, मेमेलिया में आती है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ये पूछने वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन निम्न में से मेमेलिया संघ का प्राणी बताइए, और आपको पता ही नहीं है कि वेल भी होती है, वहाँ वेल लिखी हुई है और बाकी सारे मोलस्का इकाइनोडर्मेटा के दे रखे हैं, तो फिर आप बोलेंगे ये तो क्वेश्चन ही गलत है, वेल तो फिश है, वेल फिश नहीं है ना, डॉल्फिन फिश है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भी मैंने आपको बताया था कि जब हमने मत्स्य संघ स्टार्ट किया था उसके पहले हमने जो संघ पढ़ा था जिसमें हमने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था, जो लैम्प्रे पढ़ी थी, वो भी फिश नहीं है, उसको मत्स्य संघ में न गिने। ठीक है, जो पेट्रोमाइजोन है वो हमने पढ़ी थी, वो भी फिशेज नहीं है, वहाँ पे मैंने बोला भी था स्पेशली इस बात को। तो इसी के साथ आज हमारा मेमेलिया भी ख़त्म होता है, और मेमेलिया का क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 11th के सिलेबस में ना हमें पढ़ना है ना बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। थोड़ा बहुत जो था मैंने आपको बता दिया है उस हिसाब से। तो ये चैप्टर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, और अब बचते हैं वही बुक के पीछे के क्वेश्चन जो हमने किए तो हैं लेकिन वही कहीं घूमे हुए हैं, जो आपको ढूंढने में या उनको कैसे लिखना है इसमें दिक्कत होती है, तो वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस पर, तो उसको ज़रूर देखें और नोट करते जाइए। तब तक के लिए बाय।